हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इम्यून सिस्टम को। ठीक है। सो कल वाली वीडियो में मैंने सारी जो डिजीज़ेस थी जो कॉमनली आज डिजीज़ेस हैं उनको समझा दिया है अच्छे से, एक एक लाइन एक एक एनसीईआरटी के अच्छे से क्लियर समझा दिया है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, बहुत मज़ेदार वीडियो है, हल्की फुल्की आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी एंड आपका एक टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर नहीं देखी है तो एक बार जाके उसको देख लीजिएगा। सो आज अपन को पढ़ना है इम्यून सिस्टम के बारे में कि इम्यून सिस्टम हमारा किस तरीके से वर्क करता है और कहाँ कहाँ वर्क करता है, कब रिएक्ट करता है वो, एंड कितने तरीके के हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर बैरियर्स हैं, सेल्स हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम बनाते हैं, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो अभी अपन को इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है। सो एवरी डे वी आर एक्सपोज टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। हमें पता है कि आजकल हम लोग जब भी नॉर्मली अगर जाएं तो हर जगह पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। कोई सी भी चीज़ें टच करोगे, इवन एयरबॉर्न डिजीजेस भी बहुत सारी रहती हैं। बट ऐसा क्यों होता है कि हमें कुछ ही हमारे अंदर कुछ ही डिजीजेस के सिम्टम्स आते हैं और ज़्यादातर के डिजीजेस के सिम्टम्स नहीं आते? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास होती है इम्यूनिटी। ठीक है। सो इम्यूनिटी क्या करता है, एक तरीके का हमारा रक्षा कवच है। ठीक है, हमारा एक शील्ड है हमारे लिए। ठीक। So, however, only few of these exposures results in the disease. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from the most of the foreign agent. Now, this overall ability, अब definition क्या है वो समझो immunity की। This overall ability of the host to fight the disease causing organism conferred by the immune system is called immunity. तो immunity की definition ये है कि जो host है, ठीक है, जिसपे जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो जब डिजीज उनके अंदर आते हैं, ठीक है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जब होस्ट के अंदर जाते हैं तो वो जो होस्ट के जो लड़ने की क्षमता है उन ऑर्गेनिज्म से इम्यून सिस्टम की हेल्प से, उसे कहते हैं इम्यूनिटी। अब हमारे पास दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? इन्नेट इम्यूनिटी बर्थ से प्रेजेंट होती है, बाय बर्थ प्रेजेंट रहती है। वहीं पे एक्वायर्ड नाम से समझ में आ रहा है, ये आपको लाइफ टाइम में एक्वायर करते हो आप। ठीक है, इसको आप लाइफ टाइम में एक्वायर करते हो, जो भी आपका लाइफ टाइम का पीरियड है उसमें आप एक्वायर करोगे। अब सबसे पहले आता है इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। जो सबसे पहले लिखा है इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है, ये सबसे पहले कैसी है? नॉन स्पेसिफिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही टाइप के बैक्टीरिया को मारेगी या एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हर किसी के लिए, वेदर इट इज बैक्टीरिया, वेदर इट इज वायरस, वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है। दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। ठीक है, बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट रहेगी। ये की पॉइंट्स है जो मैं मार्क कर रही हूँ। ठीक। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स। अब होता है क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी में बहुत सारे बैरियर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि फॉरेन एजेंट्स को हमारी बॉडी में घुसने के लिए बैरियर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। हमारे पास 4 टाइप ऑफ बैरियर्स हैं इन्नेट इम्यूनिटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना। सबसे पहला है फिजिकल बैरियर, फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिर सेलुलर बैरियर एंड देन उसके बाद आता है साइटोकाइन बैरियर। तो सबसे पहले हमें बात करनी है फिजिकल बैरियर की। फिजिकल बैरियर आपका आ जाता है स्किन। एक एक लेयर से स्टार्ट करते, ठीक है। हमारी सबसे ऊपर की बॉडी में अगर अपन देखेंगे तो हमें नेकेड आई से क्या दिखता है? स्किन दिखती है। ठीक है, तो स्किन जो है आपकी फिजिकल बैरियर में आ जाती है और ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बैरियर की तरह काम करती है, रक्षा कवच की तरह काम करती है, घुसने नहीं देती माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। अब म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट।
दूसरी कौन-सी चीज़ होगी? म्यूकस। अब म्यूकस कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंट रहता है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेज़ेंट रहता है ना? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी प्रेज़ेंट रहता है एंड ऑल्सो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में भी प्रेज़ेंट रहता है। और अगर म्यूकस प्रेज़ेंट रहेगा तो इसमें बेसिकली क्या होगा, इन एरिया में जो म्यूकस प्रेज़ेंट रहता है, तो अगर जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़्म आ भी जाता है तो इसमें फँस जाएगा, ठीक है? ट्रैप हो जाएगा। ऑल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग आवर बॉडी। तो फिजिकल में दो चीजें आती है, एक स्किन और दूसरी है म्यूकस। और म्यूकस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनिटल। ये तीनों जगह याद रखनी है आपको, ठीक है? उसके बाद आते हैं अपन सेकेंड बैरियर पे, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब इसमें बस आपको सेट का पेपर याद रखना है, ठीक है? सेट पेपर होता है ना, सो एस फॉर सलाइवा, एस फॉर सलाइवा, ठीक है? ए फॉर योर एसिड एंड टी फॉर योर टीयर्स, ठीक है? सो ये आपको फिजियोलॉजिकल बैरियर में याद रखना है, ठीक? तो स्टमक में सॉरी, स्टमक में एसिड, सलाइवा माउथ में और टीयर्स आई से, ये सारे इनके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने की क्षमता होती है, ठीक है? टीयर्स में, सलाइवा में लाइसोसोम मिलता है, ठीक है? सॉरी, लाइसोजाइम मिलता है, ठीक है? जो कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। वहीं पे स्टमक का बहुत कम पीएच होने की वजह से, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर होने की वजह से, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक? तो ये 3 सलाइवा, एसिड, टीयर, ठीक है? ये कौन हो गए? ये फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गए। और फिजिकल बैरियर कौन से हो गए? स्किन और म्यूकस। अब आते हैं सेल्यूलर बैरियर। नाम से समझ में आ रहा है इधर सेल्स इन्वॉल्व है। तो हमारे पास, हमें पता है 11th क्लास में पढ़ाया है कि कौन से सेल जो हमारी इम्यूनिटी को प्रोवाइड, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ते हैं, तो वो है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है? डब्ल्यूबीसीज, ठीक? जैसे कि डब्ल्यूबीसी में आपके हो गए पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड योर मोनोसाइट्स। तो पीएमएनएल, ठीक है? पीएमएनएल, दूसरा है आपका मोनोसाइट, ठीक है? एंड तीसरा है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स इज अ टाइप ऑफ योर लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है? ये किस में आ जाएंगे? सेलुलर बैरियर में। डन। सो ये बेसिकली कैसे, ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ये ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं से भी ट्रेवल करके ब्लड में आया होगा, तो ये तीनों सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैगोसाइटोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है? अब आते हैं साइटोकाइन बैरियर पे। तो साइटोकाइन बैरियर का बस एक ही एग्जांपल है, इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन क्या होता है? ये प्रोटीन होता है, ठीक है? जो कि कौन सिक्रीट करता है? जैसे कि एक ये सेल है और इससे अटैच्ड एक ये सेल है, ठीक है? अब सपोज करो ये वाला सेल हो गया इन्फेक्टेड बाय द वायरस, ठीक है? इन्फेक्टेड बाय वायरस, ठीक है? सो अब ये वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, तो ये क्या करेगा? ये इंटरफेरॉन सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा? इंटरफेरॉन सिक्रीट करेगा। इंटरफेरॉन क्या है? एक प्रोटीन है, ठीक है? इससे क्या होगा? ये इंटरफेरॉन जाके इन बगल वाले सेल्स को बोलेगा कि भाई वायरस ने अटैक किया है, अपने आप को सुरक्षित करो। जैसे कि अ, अगर अपन इनको राजा महाराजाओं से जोड़े, तो एक जो दूसरा एक राज्य होता है, वो जब उसके ऊपर हमला होता है, तो वो दूसरे राज्य को संदेशा भेजता है कि इस पर्टिकुलर राज्य ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है ना? और आप अपने राज्य की प्रोटेक्शन करो, और हमारे भी ऐसा रहता है ना। सो वो वाली चीज यहाँ पर होती है कि ये सेल जो है, ये तो इन्फेक्टेड हो गया, मतलब कि मैं तो चलो हो गया इन्फेक्टेड, बट मेरे बगल वाले सेल्स तो बच जाए। तो इसलिए ये इंटरफेरॉन सेक्रेट करता है, प्रोटीन सेक्रेट करता है, ताकि ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचा सके, ठीक है? तो ये हो गए आपके क्या, इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। तो सबसे पहले बस इन्नेट इम्यूनिटी में इतना जानना है कि 4 बैरियर्स होते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्युलर और साइटोकाइन।
फिजिकल और फिजियोलॉजिकल में यूजुअली कंफ्यूजन हो जाता है, तो बहुत इजी तुम्हें याद रखना है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में तीन चीजें आएंगी, सेट, और फिजिकल में दो चीजें आएंगी, स्किन और म्यूकस। और म्यूकस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन याद रखना, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल। ठीक है, सेलुलर बैरियर तो आपको याद ही हो गए होंगे, डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, तो उसमें भी आपके डब्ल्यूबीसीज में पीएमएनएल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट का टाइप, दैट इज नेचुरल किलर सेल्स, ये फेगोसाइटोसिस करके डिस्ट्रॉय करते हो। साइटोकाइन क्या करता है, ये इंटरफेरॉन रिलीज करवाता है, जो कि इन्फेक्टेड, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं, और नॉन इन्फेक्टेड जो होते हैं सेल्स उनको बचाता है। ठीक है, अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे, जो कि हमें अपनी लाइफ टाइम में मिलती है। ठीक है, जैसे कि वैक्सीन्स के थ्रू, या फिर ऐसा जैसे कि कुछ लोगों को चिकन पॉक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार उनमें चिकन पॉक्स हो गए, सो इट्स वेरी रेयर कि उसमें दोबारा चिकन पॉक्स हो जाए। क्यों? क्योंकि अब जब पहली बार चिकन पॉक्स हुए हैं, तो बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटी सॉरी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ली होगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ली होगी। ठीक है, जिसकी वजह से अब जब अगर सेकेंड टाइम उस चिकन पॉक्स के पैथोजन के साथ, ऑर्गेनिज्म के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ अ, दोबारा से कांटेक्ट में आती है बॉडी, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी फास्टर रेट में, और वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज अ पैथोजन स्पेसिफिक। इनेट इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ठीक है, उसको याद रहता है, हमारी बॉडी को याद रहता है कि अरे ये वाली डिजीज पहले हो चुकी है, तो मुझे अभी दोबारा ये हमला कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मुझे जल्दी से एक्टिवेट होकर ये वाली एंटीबॉडी सिक्रीट करनी है, जो इसको मारने के लिए काम करेगी। ठीक है, सो ये मेमोरी हमारी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फीड रहती है कि इसके अगेंस्ट मैंने ये एंटीबॉडी बनाई थी, अब मुझे ये एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट यूज करके इसको खत्म करना है। सो दिस मीन्स व्हेन अ बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब जैसे सपोज करो एक पेशेंट है, ठीक है, इसको फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऐसे समझो फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स हुआ। ठीक है, फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स हुआ। ठीक है, तो इसको कौन करेगा, चिकन पॉक्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होता है जो कि इन्फेक्ट करता है, दैट इज योर वायरस। ठीक है, सो जब वायरस इसके टाइम फर्स्ट टाइम आया, और जब बॉडी ने उस पर्टिकुलर वायरस के लिए रिस्पॉन्ड किया पहली बार, तो उसे बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स। और ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है ना, इसका रेट जो होता है वो स्लो होता है। सो स्लोअर रेट पे ये प्राइमरी रिस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है कि अब इसी पर्टिकुलर पर्सन को, लाइक सपोज आफ्टर 10 इयर्स, ठीक है, 10 इयर्स के बाद इसी पर्टिकुलर पर्सन को फिर से ये इसी चिकन पॉक्स वाले वायरस के साथ, चिकन पॉक्स वाले वायरस के साथ दोबारा से एनकाउंटर करता है। अब क्या होगा, जब प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ था, तो बॉडी ने क्या किया था, बॉडी ने डेवलप कर ली थी इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज। ठीक है, तो अब इस बॉडी के अंदर, अब जब सेकेंड टाइम अगर हुआ, तो अब इस बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, यही एंटीबॉडीज प्रेजेंट है इस वायरस के लिए। तो अब जैसे ही ये वायरस इसके अंदर आएगा, तो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, तो अब जो रिस्पॉन्ड करेगी वो होगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और ये जो रिस्पॉन्स होगा ये फास्टर रेट में होगा। कैसे होगा, फास्टर रेट पे होगा। ठीक है, फास्टर रेट पे होगा। सो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है कि इस ये हो गया आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स, एंड ये हो गया आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ रेट। ठीक है, यहाँ पर रेट आ जाएगा,
एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है। सो इस तरीके से आपका जो रिस्पॉन्सेज है हमारी बॉडी में वर्क करता है। सो प्राइमरी रिस्पॉन्स इज ऑफ लो इंटेंसिटी, क्योंकि उसको उसको उस वायरस को, उस ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने में, समझने में टाइम लगता है। ठीक है। फिर जैसे ही वो समझेगा, फिर एंटीबॉडी डेवलप करेगा, तब वो उस पर रिएक्ट करेगा। लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होगा, ऑलरेडी बॉडी ने आइडेंटिफाई पहले से ही कर रखा है कि आपका ये वाला पर्टिकुलर वायरस है, मुझे ये वाला सॉरी, ये वाली एंटीबॉडी लगानी है। इसको ऐसे समझ लो, जैसे फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन करते हो, ठीक है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हो, फर्स्ट टाइम की बात कर रही हूँ, आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर आप फॉर्मूला देखते हो। ठीक है, कि इसमें ये इस वाले क्वेश्चन में अच्छा ये सब दे रखा है। पहले आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो कि इसमें अच्छा ये वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का है, इस पर्टिकुलर चीज का क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन है। अब आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वो क्या कहते हैं, फॉर्मूला दिखाओगे। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख के आप पूरा सोल्यूशन सॉल्व कर दोगे। अब जब आप बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे, जब आप सेकंड टाइम उस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है, तो अब क्या होगा, आपके भले ही वैल्यू चेंज होकर आ रही है आपके पास, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। फटाक से क्वेश्चन का आंसर हाल विद इन अ सेकेंड्स निकाल दोगे। सो वही चीज है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, पैथोजन हो गया। उसको जब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो मतलब आप प्राइमरी रिस्पॉन्स में हो। और जब आप फॉर्मूला देखोगे, सो फॉर्मूला इज योर एंटीबॉडी। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर देना। Subsequently, encounter with the same pathogen elicits a highly intensified secondary or anamnestic response. A very important word. ठीक है, सेकेंडरी को आप एनामेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हो, क्योंकि कई बार ये वर्ड लिखकर आ जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई पूछ क्या रहे, कौन सा रिस्पॉन्स है, थर्ड है, प्राइमरी है, कौन सा रिस्पॉन्स है। सेकेंडरी को ही हम एनामेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। This is ascribed to the fact that a body appears to have a memory of the first encounter. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पूरी इस कहानी से समझाया। The primary and the secondary immune response are carried out with the help of two special type of lymphocyte. हमारे दोनों ही immune system जो है, immune responses हैं, वो दो टाइप के सेल्स आपके एक्वायर करती है। ठीक है, दो टाइप के स्पेशल लिम्फोसाइट्स यूज करती है। कौन से, एक तो है बी लिम्फोसाइट और एक है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो पहला क्या है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इसमें से एक जो है वो हेल्प करेगी और एक जो है वो एंटीबॉडी बनाएगी। अब टी लिम्फोसाइट जो है वो हेल्प करेगी और बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी बनाएगी। अब कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो इसको ऐसे याद रखना, एंटीबॉडी में बी आता है, इसलिए बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाएगी और टी लिम्फोसाइट हेल्प करेगी। ठीक है, इसीलिए इनको हेल्पर टी सेल्स भी बोलते हैं। अब द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस अ आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू अ पैथोजन इनटू आवर बॉडी टू फाइट विद देम। बेसिकली ये प्रोटीन्स क्या है, ये प्रोटीन्स एंटीबॉडीज ही है। ठीक है, सो बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमारे पैथोजेंस जो हमारे अंदर आए थे, उनके रिस्पॉन्स में, कहाँ पर, ब्लड में। ठीक है, तो ये किस तरीके का, एक तरीके से हो गया आपका सेल्यूलर बैरियर वाला चीज हो गई। ठीक है, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, जैसे कि मैंने समझाया। द टी सेल्स themselves डू नॉट secrete एंटीबॉडी, वो खुद तो secrete नहीं करेंगी, टी सेल्स जो है वो खुद सिक्रीट नहीं करेंगी, बट वो बी सेल्स को हेल्प करेगी ताकि वो ये जो एंटीबॉडीज है उनको सिक्रीट कर सके। बेसिकली टी सेल्स मोटिवेट करेगी, भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, सो ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज फोर पेप्टाइड चेन। अब हर एक एंटीबॉडी के पास चार पेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती है, जिनमें से दो जो होंगी वो लाइट चेन्स होंगी, और दो जो होंगी वो लंबी और हेवी चेन्स होंगी। ठीक है, हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2,
L2। क्यों? क्योंकि इसमें H रिप्रेजेंट कर रहा है हेवी, ठीक है, और नंबर बता रहा है 2, क्यों यहाँ पे 2 हेवी चेन्स हैं, ठीक है, और L रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट, लॉन्ग नहीं लाइट, ठीक है, और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनके 2 नंबर है। और हेवी कैसे होंगे आपके? लॉन्गर होंगे, ठीक है, लॉन्गर चेन्स होंगी, और लाइट कैसे होंगे? स्मॉलर चेन्स होंगी। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक। अभी डायग्राम भी देख लेते हैं साथ में ही। सो ये आपकी अगर अपन बात करें, सो दीज आर योर लाइट चेन्स। ये कौन सी है? ये लाइट चेन्स है, ठीक है। और ये यहाँ पर आप, और ये वाली जो लंबी सी दिख रही है, ये वाली, ठीक है, ये दूसरी वाली जो है, दीज आर योर हेवी चेन्स, ठीक है। ये वाली और ये वाली, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये डाई सल्फाइड बॉन्ड से बंधी हुई है, एक दूसरे से डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ठीक। अब यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट है। एंटीजन बाइंडिंग साइट का एंटीजन क्या है? ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके पैथोजन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, पैथोजन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जब एंटीजन इनसे बाइंड करेंगे तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड इसी तरीके से हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क करता है, ठीक। अब अगर मैं एंटीबॉडीज की बात करूं, सो मेजरली यहाँ पर एक होती है IgG, एक होती है IgA, एक होती है IgM, एक होती है IgE, एक होती है IgD, ठीक है। यहाँ पे डी नहीं दे रखा है, बट ये भी होता है, ठीक है। सो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, गेम डी, ठीक है। सो ये हमारी एक तरीके से क्या हो गई? दिस इज योर antibodies, ठीक है। So different type of antibodies are produced in our body: IgA, IgM, IgE and IgG. Cartoon of an antibody is in figure, अपन ने देख लिया। Because of these antibodies, अब ये एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट हो रही, कहाँ पे सिक्रीट हो रही है? पहली बात, कौन सिक्रीट कर रहा है? बी लिम्फोसाइट। कहाँ सिक्रीट कर रहा है? ब्लड में, ठीक है। अब अगर ब्लड में सिक्रीट हो रही है, इसी वजह से हम इसको बोलेंगे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडीज ब्लड में सिक्रीट हो रही है, इसलिए। दिस इज वन ऑफ द टू टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड। दूसरा टाइप कौन सा है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज CMI। एक हो गया HMI या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड, और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में cell mediated immunity. The T lymphocyte mediates this CMI, ठीक है। T lymphocyte जो है वो CMI mediate करता है। Very often when some human organ like heart, ear, liver, kidney fails to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. नॉर्मली जब जैसे किसी की किडनी, किसी का लिवर, किसी की आई, किसी का हार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है किसी वजह से, ठीक है। सो इन उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है? इन दैट पर्टिकुलर केस, कि हम बोलते हैं कि इसका बहुत करीबी रिश्तेदार ही डोनेट कर सकता है, क्योंकि अगर कोई तीसरा या चौथा पर्सन डोनेट करेगा तो उसके सेल्स की DNA और इसके, ऑल्दो थोड़ा बहुत तो अंतर सब में ही हो, बहुत थोड़ा बहुत तो अंतर सब में ही होता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई पास वाला करेगा तो बहुत कम चांसेस हैं कि बॉडी रिजेक्ट कर दे वो ऑर्गन, ठीक है। लेकिन बहुत हायर चांसेस हो जाते हैं अगर हम किसी चौथे या पांचवे पर्सन का बॉडी में ग्राफ्टिंग करें, पेशेंट की बॉडी में ग्राफ्टिंग करें, ठीक है। सो ग्राफ्ट फ्रॉम just any source, an animal, another primate, or any human being cannot be made since the graft would be rejected sooner or later. ठीक है। टिश्यू मैचिंग इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप मैचिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं तो क्लॉट्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे ब्लड ग्रुप में, ठीक है।
टिश्यू मैचिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीएमआई एक्टिवेट हुआ तो वो रिजेक्ट कर देगा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करवाएगा बॉडी को, एंड हेंस वो काम ही नहीं कर पाएगा, तो कराने का भी कोई मतलब नहीं होगा ट्रांसप्लांटेशन का। आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग ऑफ एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट्स एंड इवन आफ्टर दिस patient has to take immune suppressant all his or her life. अब ऑफ कोर्स सी बात है, CMI नाम की चीज अगर बॉडी में बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गई तो उससे ये हो जाएगा कि उसको पता चल जाएगा कि मेरे बॉडी में किसी दूसरे पर्सन का ऑर्गन ग्राफ्टेड है, ट्रांसप्लांटेड है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी ये चीज और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करना चालू कर देगी। एंड एक और चीज हो जाएगी कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ वाले में डिफरेंशिएट ही, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि जो जैसे कि र्यूमेटॉइड वाली जो केस होती है उसमें ऐसा हो जाता है कि उस पर्टिकुलर केस में जो सेल्स है जो हमारी इम्यूनिटी है, जो ये एंटीबॉडीज है, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती है कि ये सेल मेरी है कि ये सेल बाहर वाली है। ठीक है, वो अपनी सेल्फ सेल को भी एज अ फॉरेन सेल ऐसा देखने लग जाती है और उसके अगेंस्ट काम करने लग जाती है। ठीक है, सो द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, तो इतना याद रखना है, सीएमआई जो है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, इसीलिए पर्सन को पर्सन को पूरे टाइम एंटी इम्यूनो सप्रेसेंट, सॉरी, या एंटी एंटी तो नहीं, इम्यूनो सप्रेसेंट खाने पड़ते हैं। ठीक है, दूसरी चीज एचएमआई जो है वो आपके जो भी ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शंस होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, और ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लीज याद रखना सीएमआई से रिलेटेड। ठीक है, नॉर्मली यही क्वेश्चन उठा के पूछते हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा है एचएमआई वाला कि बच्चे बता देते हैं, बट सीएमआई के साथ कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, सो कितने एंटीबॉडीज है, और ये भी मैंने यहाँ पे फिगर के थ्रू बता दिया है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब एक होती है हमारी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी वो एक्चुअली होती तो ये वही है कि इसको ऐसे समझो कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में बस इतना अंतर समझो कि एक्टिव इम्यूनिटी आपको एक्टिवली जनरेट करनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी सिंथेसाइज करके, ऐसा समझो कि आपको खुद की एनर्जी लगानी पड़ेगी एंटीबॉडीज जनरेट करने में। और पैसिव इम्यूनिटी इज समथिंग कि आपको वरदान में, प्रसाद के रूप में मिल गई है। ठीक है, so when a host is exposed to a antigen which may be in the form of living or a dead microbes, ठीक है, लिविंग और द डेड माइक्रोब्स का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि लिविंग आपको कब होगा? जब आप खुद उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड होगे। और डेड वाली चीज कब आ जाती है? जब आप वैक्सीनेशन लगवाते हो। जैसे कोविड के टाइम पे अपन ने सबने वैक्सीनेशन लगवाई थी, तो उसमें वो जो वायरस था, कोविड वायरस था, वो डेड था। ठीक है, एक्टिव नहीं था। ठीक, सो उस वाले केस में अपन बोलेंगे डेड माइक्रोब्स या अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बॉडी। इस टाइप के को क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। तो जब भी कोई लिविंग या फिर डेड माइक्रोब्स या दूसरा कोई प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हम खुद ही एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम खुद, हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाएगी तो थोड़ी सी स्लो रेट पे होगी, क्योंकि वही बात आ जाती है, वो रिकॉग्नाइज करेगी, पहली बार जब आएगा तो वो रिकॉग्नाइज करेगी क्या है, समझेगी, फिर एंटीबॉडीज बनाएगी, तो टाइम लेगी, तो इट टेक्स टाइम। ठीक है, to get its full effective response. Injecting the microbes deliberately during immunization or the infectious organism gaining access into the body during natural infection induce active immunity, जैसे कि मैंने आपको बताया। When ready-made, अब पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। अब बनी बनाई एंटीबॉडीज हमने अगर बॉडी में इंसर्ट कर दी, तो बॉडी को कुछ
मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बढ़िया आराम से बनी-बनाई एंटीबॉडीज़ मिल रही है, बना-बनाया खाना मिल रहा है, तो बॉडी उसे जैसे ही कोई अगर माइक्रोब आता है, वही वाली एंटीबॉडी वाला, ठीक है, जिसमें मतलब जिस पर्टिकुलर के लिए वो एंटीबॉडी डाली गई है, वही अगर एंटीजन आता है, तो बॉडी झट से रिकॉग्नाइज़ कर लेगी, झट से बता देगी, ठीक है? और झट से उसका वर्क भी शुरू हो जाएगा, तो ये थोड़ा फास्टर रेट में होता है। सो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर डायरेक्टली गिवन टू द प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट अ फॉरेन एजेंट, इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। किसी भी तरीके का काम नहीं करना पड़ रहा, ठीक है, बॉडी को। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो मदर का मिल्क होता है, ठीक है? जिसपे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। इनिशियल मिल्क जो होता है, उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं और वो येलोइश फ्लूइड कलर का होता है एंड इसमें आईजीए एंटीबॉडी प्रेज़ेंट होती है। ठीक है, so secreted by the mother during the initial days of lactation has abundant antibody IgA to protect the infant. The fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy. So this is your homework कि आप मुझे पता करके बताओगे, कमेंट में लिखोगे कि कौन सी एंटीबॉडी प्रेगनेंसी में ट्रांसफर होती है, क्रॉस कर जाती है प्लासेंटा को, ठीक है? मुझे तो पता है, बट आई वांट यू टू आंसर इट। जो आंसर करेगा अ, मैं उसका नाम अगले यूट्यूब वाली वीडियो पे बोलूँगी, ठीक? सो दिस इज़ दीज़ आर द सम एग्ज़ाम्पल्स ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी। डन? आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं अपने बात वैक्सीनेशंस और इम्यूनाइज़ेशन पे। ओके, सो वी हैव अ लॉन्ग ओके, अगर अपन वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की बात करें, तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में वही चीज होती है, लाइक आपके अंदर मरे हुए ऑर्गेनिज्म या फिर वो ऑर्गेनिज्म जिनकी डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी हटा दी गई है, ठीक है, वो इंसर्ट करी जाती है। उसके बदले में हमारे बॉडी एंटीबॉडी रिलीज करती है एंड हम वैक्सीनेटेड हो जाते हैं। सो द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और द वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेमोरी। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है कि भाई इम्यून सिस्टम की मेमोरी कैसी है, क्योंकि तभी काम की है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी जैसे कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में हो रहा था, वो मेमोरी क्रिएट कर लेती है प्राइमरी रिस्पॉन्स से, और फिर अगर जैसे सेकेंडरी कोई इन्फेक्शन आता है उस वही वाले पर्टिकुलर पर्सन को उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, तो बॉडी हाल रिकॉग्नाइज कर लेती है क्योंकि बॉडी के पास मेमोरी होती है। ठीक, तो इसी तरीके से अब हम जब वही पर्टिकुलर चीज है, वही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, बट वो ना तो अपने आप, या तो वो मरा हुआ होगा या फिर वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, लेकिन है तो वही स्पीशीज। तो जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगी, बॉडी उसे मेमोराइज कर लेगी, और जब सेकेंड बार इन्वेजन होगा, और हो सकता है अब वो फुल मतलब एकदम डिजीज कॉजिंग वाले ही मोड में हो, तो बॉडी रिकॉग्नाइज करके उसको फिर हरा देगी। ठीक, सो इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजेंस, ठीक है, are introduced into the body. The antibody produced in the body against these antigen would neutralize the pathogenic agents during the actual infection. जैसे मैंने आपको बताया, the vaccines also generate memory B and T cells. ठीक है, ऑफ कोर्स ही बात है, हमारे बी सेल्स ही हैं जो इन एंटीबॉडीज को जनरेट करेंगे। एंटी सेल्स जो है वो आपके हेल्प करेंगे और रिकॉग्नाइज करते हैं ये पैथोजन को, और फिर उसी हिसाब से वो एक्सपोजर, उसी हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं एंड ओवरवेलम द इन्वेडर्स विद द मैसिव प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज। तो बहुत सारे एंटीबॉडीज के साथ उनका स्वागत होता है। If a person is infected with some deadly microbes to which quickly response is required as in tetanus। अब क्या होता है कि कभी-कभी हमें एकदम से बहुत जल्दी एंटीबॉडीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब एक बच्चा है, वो खेल रहा था अच्छी तरीके से, बट वो खेलते-खेलते उसको किसी ऐसी चीज से लग गई जो कि रस्टेड थी, जंग खाई हुई थी। ठीक है, तो अब
वो अपनी मम्मी को बताएगा कि मुझे ऐसे-ऐसे लग गई है, तो मम्मी कहाँ जाएगी? मम्मी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएगी और उसको पूरी कहानी बताएगी। डॉक्टर क्या बोलेगा? फटाफट से एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर इमीडिएट एंटीबॉडीज़ चाहिए। हम नहीं वेट कर सकते कि बॉडी रिस्पॉन्ड करे, फिर उसके बाद रिएक्ट करे, फिर एंटीबॉडीज डेवलप हो। ठीक है, हमें यहाँ पर इमीडिएट एंटीबॉडीज चाहिए होती हैं। इस वजह से जब टिटनेस का इंजेक्शन लगता है तो उस पर्टिकुलर वैक्सीन में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, सेम गोज विथ योर स्नेक बाइट। ठीक है, अब स्नेक बाइट में भी क्या होता है, हम नहीं वेट कर सकते कि भाई हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करे, फिर एंटीबॉडीज डेवलप हो ना। जब तक ये होगा, जब तक तो आदमी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डालनी पड़ती है बॉडी में। ठीक है, सो we need to directly inject the performed antibodies or antitoxins, a preparation containing antibodies to the toxin. Even in the case of the snake bite, the injection which is given to the patient contain performed antibodies against the snake venom. This type of immunization is called passive immunization. वही वाली बात हो गई, जब भी बनी बनाई चीज अगर बॉडी में मिल रही है, so this is your passive immunization. ठीक है। Now, recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptide of the pathogen in bacteria or the yeast. Vaccine should be using this approach allow large scale production and hence greater availability for immunization. Example, hepatitis B vaccine produced from ईस्ट। ठीक है, सो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ईस्ट से। बस इतना याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब आते हैं एलर्जीज पे। ओके, सो अगर अपन एलर्जीज की बात करें तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ओ मुझे इस चीज से एलर्जी है, मुझे डस्ट से एलर्जी है, मुझे पोलन से एलर्जी है। ठीक है, मैं वीट्स, कुछ लोगों को तो मैं सुनती हूँ कि भाई गेहूं से एलर्जी है, वीट से एलर्जी है, चॉकलेट से एलर्जी है। बहुत सारी चीजों से एलर्जी होती है क्योंकि हमारी बॉडी नहीं रिस्पॉन्ड कर पाती उसको। ठीक है, हम जाते हैं, मतलब रिस्पॉन्ड इन द सेंस पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, उसको सह नहीं पाती। ठीक है, हम उसके पास अगर थोड़ा भी भटक लेते हैं तो हमें छींकें आने लग जाती है, हमारी रनिंग नोज हो जाती है, रनिंग आईज हो जाती है। ठीक है, कई कई केसेस में तो बुखार भी आ जाता है। सो ऐसे कंडीशंस भी होती हैं। ठीक, so when you have gone to a new place and suddenly you started sneezing, wheezing for no explained reason, and when you went away your symptoms disappeared. ठीक है, did this happen to you? हुआ हो तो जरूर बता देना। Some of us are sensitive to some particles in the environment. The above mentioned reactions could be because of allergy to the pollen, mites, etc., which are different in different places. अब the exaggerated response of the immune response, sorry, immune system to certain antigens present the environment is called the allergy. Exaggerated मतलब एकदम से quick response जब शो करती है हमारी बॉडी, हमारी इम्यून सिस्टम। ठीक है, इन एंटीजेंस जो कि एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, उसको कहते हैं एलर्जी। द सब्सटेंस टू विच सच अ इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस एलर्जेंस। अब जिनकी वजह से एलर्जी हुई है उसको कहते हैं अपन एलर्जेंस। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस तरीके की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है इन दी एलर्जी? सो इट इज IgE टाइप। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जेंस आर mites in dust, pollen and animal dander। ठीक है, सो ये कुछ आपके एलर्जेंस हैं कॉमन। सिम्टम्स ऑफ द एलर्जिक रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, स्नीजिंग, आप छींकने लगोगे, एकदम आंसू आने लगते हैं, वाटरी आईज, रनिंग नोज हो जाती है, नाक बहने लगती है, कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत आती है। कुछ लोगों को ना कोल्ड से, हीट से भी एलर्जी होती है। सो एलर्जी ड्यू टू द रिलीज ऑफ द केमिकल्स like histamine and serotonin from the mast cells. For determining the cause of the allergy, the patient is exposed to or injected with the small doses possible of allergens and the reaction studied. पहले ये वाली लाइन समझते हैं। सो बेसिकली एलर्जी रिस्पॉन्स हमें क्यों दिखती है, ये स्नीजिंग, ये वाटरी आइज क्यों दिखती है? क्योंकि जो हमारी मास्ट सेल है वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन
प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमें ये सारे सिम्पटम्स दिखते हैं एंड वी से दिस इज अ एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, हमारी बॉडी ने एलर्जिक रिएक्शन को रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, अब क्या होता है कि एलर्जन फाइंड करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो उस टेस्ट में क्या होता है, आपके हाथ में, आपकी बॉडी में सारे टाइप्स ऑफ एलर्जेंस, जितने भी पॉसिबल टाइप्स ऑफ एलर्जेंस हैं, उनको छोटी-छोटी सुइयों से, आपके छोटे-छोटे इंजेक्शंस से या पिन्स से आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया को वो मार्क कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में सपोज़ करो उन्होंने पोलन ग्रेन के केमिकल्स को डाला, इधर आपके क्या कहते हैं, कोई सा भी लाइक चॉकलेट या कुछ भी, मतलब एक्स वाई जेड जो एलर्जेंस हैं वो डालिए। अब अगर बॉडी रिएक्ट करेगी उस पर्टिकुलर एलर्जन के लिए तो वहां पे रेडिश कलर अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रेडिश पैच अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन को इस पर्टिकुलर एलर्जन से एलर्जी है। ठीक है, सो एंड द रिएक्शन इज स्टडीड। अब क्या होता है, जब एलर्जी होती है तो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो अब हमें क्या देने हैं, इसके अगेंस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये सप्रेस हो जाए, रिलीज होना बंद हो जाए। सो हम देंगे क्या, एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स, जिसकी वजह से आपके ये जो सिम्टम्स हैं एलर्जी के क्विकली रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, सो समहाउ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज रिजल्टेड इन अ lowering immunity and more sensitivity to the allergens. More and more children in the metro cities of the India suffer from allergies and asthma due to the sensitive environment. This could be because of the protective environment provided in the early in life. वही वाली बात हो गई, बचपन में जो लोग जो मतलब जैसे कि अगर अपन बात करें एक रूरल और एक अर्बन एरिया की। ठीक है, सो अर्बन एरिया में क्या होता है, पेरेंट्स जो है वो ओवरली मतलब पजेसिव होते हैं अपने बच्चे को लेके, कुछ ज्यादा ही केयर करते हैं। नहीं, इसको यहाँ मत बिठाओ, ये बहुत गंदा है, इसको ये मत कर, टच मत करने दो, इसको ये मत करने दो, वो मत करने दो, मतलब हर चीज के लिए रेस्ट्रिक्शन। एकदम हाथों में ग्लव्स पहना के रखेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो प्रॉपरली एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज नहीं होता और उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, वहीं पे आप रूरल एरिया के बच्चों को देख लो, ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो मिट्टी में खेल रहे हैं, कहीं कहीं खेल रहे हैं, गंदी जगह पे खेल रहे हैं, तो वो तो ज्यादातर बीमार नहीं पड़ते। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो रहे हैं एनवायरनमेंट से, उनके अंदर जब तक कि कोई ऐसी बीमारी ना टच कर, ऐसे ऑर्गेनिज्म टच ना कर जाए जो बहुत सीवियरली अफेक्ट करे और उस पर्टिकुलर होस्ट पेशेंट को, तब तक कि वो जो बच्चे होते हैं अच्छे खासे खेलते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। यहाँ तो जरा सा भी कुछ हो जाता है अर्बन एरिया में तो सीधा डॉक्टर के पास लेके चले जाते हैं। ठीक है, इट्स गुड, बट ऐसा नहीं है कि आप एनवायरनमेंट में एक्सपोज ना करो बच्चों को। ठीक है, सो वो वाली चीज यहाँ पे लिखी गई है। अब आते हैं ऑटो इम्यूनिटी पे। सो व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी, वही बात आ जाती है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो कि हायर वर्टिब्रेट्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर, जैसे कि मैं आपको पिछले वाले टॉपिक पे बता रही थी ना, जिसमें सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी होती है हमारी बॉडी में, जो कई बार वो लूज हो जाती है। ठीक है, सो हमारे जो ऑर्गेनिज्म जो हम हैं वर्टिब्रेट्स हैं, उसमें सेल्स और नॉन सेल्फ सेल्स और फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर दिमाग होता है, मेमोरी होती है। सो वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस टू कॉलरीज ऑफ दिस एबिलिटी हैव टू बी अंडरस्टूड। One, higher vertebrates can distinguish foreign molecule as well as foreign organism. Most of the experimental immunological disease with the aspect. Two, sometimes due to the genetic and unknown reason, the body attack the cells. कभी कभी कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से बॉडी अपने ही सेल्फ को फॉरेन सेल मान के उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल रिमेटॉइड अर्थराइटिस है। ये आप कैसे याद रखोगे,
अगर आपने पिक्चर मूवी उरी उरी देखी है, ठीक है? जो कौन हीरो था वो? विकी कौशल, ठीक है? विकी कौशल की जो उरी पिक्चर अगर आप लोगों ने देखी है, तो विकी कौशल की मम्मी को ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस की डिजीज़ थी, ठीक है? तो उसमें पिक्चर में बहुत क्लियरली दिखाया है कि वो हर एक मतलब 5-10 मिनट बाद वो भूल जाती है कि एक्चुअल में है हो क्या रहा है, वो कौन है या उनके आस-पास जो है वो कौन है, ठीक है? वो कहीं भी चली जाती हैं, कुछ भी करती हैं। सो उस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ एकदम क्लियरली दिखाई गई है। सो उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस थी। अब आपको याद रह जाएगा कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है? व्हिच अफेक्ट मेनी पीपल इन अ सोसाइटी इन एन ऑटो इम्यून डिजीज़। डन। अब आता है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। अब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, मतलब कौन हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, या ऐसे बोले कि कौन हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लिम्फॉइड ऑर्गन। सबसे पहले लिम्फॉइड ऑर्गन हमारी इम्यूनिटी में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सेल्स और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। एज यू हैव read, immune system is a unique in the sense that it recognize foreign एंटीजन। अभी तक अपन यही पढ़ते आ रहे हैं कि इम्यून सिस्टम के पास इतनी अच्छी एबिलिटी होती है कि फॉरेन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिस्पॉन्स टू दीज एंड रिमेंबर देम। द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज एन important रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, autoimmune disease एंड organ transplantation। डन। Now, lymphoid organ क्या है? So these are the organs where origin or the maturation and the proliferation of the lymphocyte occur. So ये वो जगह है, ये वो organs हैं जहाँ पे हमारे lymphocytes जनरेट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, मेच्योर होते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। द अब एक होता है हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, जहां पर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स जो हैं वो मेच्योर होते हैं। सो वो होते हैं आपके कौन से? बोन मैरो और थाइमस। याद रखना, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दो हैं, बोन मैरो और थाइमस, where immature lymphocyte differentiate into the antigen sensitive lymphocyte। ठीक है, आफ्टर मैचुरेशन, अब जैसे ही मेच्योर हो गए ये जाएंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, जैसे कि स्प्लीन, lymph nodes, tonsils, पेयर्स पैचेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कितने हो गए? पहला हो गया स्प्लीन, ठीक है, पहला हो गया क्या? स्प्लीन। फिर दूसरा कौन सा हो गया? लिम्फ नोड। दूसरा कौन सा हो गया? लिम्फ नोड, ठीक है। तीसरा कौन सा हो गया? आपके टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स। चौथा कौन सा हो गया? आपके पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस, ठीक है। एंड लास्ट कौन सा हो गया? आपके अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक। अब the secondary lymphoid organ provides a site for the interaction of the lymphocyte with the antigen। ये बेसिकली प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? ये वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे समझो, जब कोई आर्मी में एडमिशन लेता है, जब आर्मी में जाता है, तो उससे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो उस वो जो ट्रेनिंग है, हमारी आर्मी कौन है? हमारी बॉडी के लिए लिम्फोसाइट्स, ठीक है। सो लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर होगा? प्राइमरी लिम्फोसाइट, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। वो कौन कौन से हैं? वो है आपके बोन मैरो और थाइमस, ठीक है। बोन मैरो कहाँ होती है? बोन मैरो जो हमारी लंबी लंबी बोन्स होती है ना, जैसे कि आपके थाइस की बोन हो गई, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट होती है। एंड थाइमस आपके हार्ट के पास, ये लोकेशन है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक, कि आपको कैसे दुश्मनों को मारना है और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो एरिया है, वो जगह है, वो लोकेशंस हैं जहां पर आपको तैनात किया जाएगा, मतलब लिम्फोसाइट्स को जहां पर भेजा जाएगा। जैसे कि हमारे आर्मी के पर्सन्स जो होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनको एक एक जगह, जैसे कहीं बॉर्डर्स पे, कहीं कश्मीर में, कहीं सियाचिन में भेजा जाता है ना, दुश्मनों से हम दूसरे
कंट्रीज में, मतलब एक तरीके से बॉर्डर पे प्रोटेक्शन के लिए भेजा जाता है। इसी तरीके से फिर अब इनको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में भेजा जाएगा, जहां पर उनको जो हमारे एंटीजेंस है, जो हमारे दुश्मन है, उनसे लड़ेंगे। ठीक है। सो ये कौन कौन से एरिया हो गए? अपेंडिक्स, पेयर्स पैचेस, स्प्लीन, lymph nodes and tonsils, which then proliferate, become effector cells. The locations of the various lymphoid organs in the human body is shown. ठीक है। द बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन, याद रखना। बोन मैरो आपका मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूड लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। सो जब आप नीट में एमबीबीएस करोगे या बीडीएस करोगे, तो वहां पर एक सब्जेक्ट आता है फिजियोलॉजी, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट। तो फिजियोलॉजी में ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है यूनिवर्सिटीज में, कि आपके बोन मैरो में जितने भी, एक्चुअली क्या होता है, बोन मैरो में जितने भी सेल्स होते हैं वो वहां पे ही प्रोड्यूस होते हैं। सो आरबीसी डब्ल्यूबीसी से वहीं पे प्रोड्यूस होते हैं। तो इनकी पूरी सेल की सीक्वेंस पूछी जाती है, किस किस तरीके से ये प्रोड्यूस होते हैं, तो आपको वो वहां पर लिखना पड़ता है। ठीक, ऐसे याद रखना। So the thymus is a lobed organ located near the heart and the beneath the breastbone. The thymus is quite large at the time of the birth, but keep reducing in the size with the age. By the time puberty is attained to reduce to a very small size. इसीलिए जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, उनमें इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि थाइमस जो है वो आपका छोटा हो जाता है साइज में। ठीक। बोन मैरो, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड अ माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। एज आई हैव सेड, ट्रेनिंग सेंटर है तो थोड़ा सा कम इन्वायरमेंट, कम एक्सपोजर रहता है। ठीक है। द स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप, स्प्लीन आपका लार्ज बीन शेप्ड है। इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट्स। ठीक है। इसमें लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये फिल्टर की तरह काम करता है, ठीक है, ब्लड का, बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉन्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्प्लीन ऑल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ द एरेथ्रोसाइट्स। जितनी भी डेड आरबीसीज होती है, डेड एरेथ्रोसाइट्स होती हैं, वो स्प्लीन में आके कलेक्ट हो जाती हैं। सो इसीलिए इनको, स्प्लीन को, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज भी बोला जाता है। ठीक है। lymph node are small solid structure located at different point along the lymphatic system. Lymph nodes serve to trap the microorganism or other antigen which happen to get into the lymph and the tissue fluid. Antigen trapped in the lymph node are responsible for the activation of the lymphocyte। अब एंटीजन जैसे ही lymph node में ट्रैप होंगे, उससे लिम्फोसाइट्स को पता चल जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है। लिम्फोसाइट को और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब देयर इज अ लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट्स, जैसे कि रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं माल्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं ये। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट, एंड ये 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यूज को कंटेन करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। यूजुअली ये पूछ लेते हैं, तो ये 50% याद रखना। ठीक है। सो आई होप ये पूरा इम्यूनिटी वाला चैप्टर जो है, इम्यून सिस्टम वाला जो चैप्टर, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड एक एक लाइन एनसीईआरटी की क्लियर हो गई होगी। सो इफ अच्छे से समझ में आया है, सो डू लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, वेरी इंपॉर्टेंटली। ठीक है। सो थैंक यू एंड लेट्स इट। आई होप ये पूरा लेक्चर जो है आपको आज अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।